हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 15 जुलाई के करंट अफेयर्स एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो बेसिक लेक्चर होगा उसमें आपको कंसेप्ट्स के ऊपर क्लैरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। बट एज आई ऑलवेज से कि कुछ सर्टन ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी होता है, राइट। बट उससे पहले मैं अगर बता दूँ, आप अगर 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं, सो वी हैव प्लान्ड ट्रैकर फॉर यू, प्रोग्रेस ट्रैकर बोला जाता है इसको, और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपके पास स्टडी प्लानर गिवन है, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा फोकस आगे बढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर जो है ये, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, टॉपिक्स आपको पता लग सकते हैं, माइक्रो टॉपिक्स आपको पता लग सकते हैं, एंड साथ में ही आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हो। तो फ्रंट पेज में आपको इसका दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, फिर आपके माइक्रो टॉपिक्स हैं, एंड आपका ये ट्रैकर के लिए चेक बॉक्स दिया गया है। तो आप इजीली इसमें प्रिपेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो अब चलो शुरुआत कर देते हैं, फटाफट से जल्दी से कवर करेंगे कि एंजॉय फ्री स्पीच विद सेल्फ रेस्ट्रेंट नॉट अब्यूज से सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ना एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वेस्ट बंगाल का ही कोई एक व्यक्ति था जिन पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर FIR डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में की गई थी ड्यू टू, अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जब हम अब्यूज बोलते हैं कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया था, एक पिटिशन डाली थी कि जितने भी उनके अगेंस्ट FIRs हुई हैं उन सबको क्लब कर दिया जाए। सो उसी के बेसिस पे अब सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज़ बोली है कि जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आप उसको ड्यू डिलिजेंस के साथ यहाँ पे फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस के साथ यहाँ पर आपको फोकस किसके ऊपर करना है, एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच में यानी कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट्स ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी डिसीजन इसके ऊपर नहीं दिया गया है, बट यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि आगे से जो हमारी सोशल मीडिया है वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के परव्यू में मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इट इज अ ब्लेसिंग दैट हैज बीन गिवन टू यू। तो आप उसको विद ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे फॉलो कीजिए। अदरवाइज किसी भी तरह की फ्रीडम ऑफ स्पीच की वायलेशन सोशल मीडिया पे भी की जाती है तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो न्यूज आपका सिर्फ यही बोल रहा है, बट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर यहाँ फोकस करते हुए सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो असेंस है आर्टिकल 19 का इज बोथ फॉर नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सेकेंड, फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ी सी देख लेते हैं हम कि यहाँ पर आपको जो पहला जो हमारा क्लॉज आता है आर्टिकल 19 का, ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट, तो ये सिटीजन्स के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 19 का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकेंडली यहाँ पर हमें बोला जाता है कि जो हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, ठीक है, वो किस बेसिस पे होंगी, इंटरेस्ट इन ऑन द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। ये आ गई हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है। एंड कन्फर्ड एज पर सब्जेक्ट क्लॉज पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट कन्फर्ड बाय द सेड क्लॉज। तो हमारे पास जो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या इवन के डेफमेशन वाली जो सिचुएशंस हैं वो भी इसके अंदर कवर होती हैं, तो वो पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट भी इसमें कवर हो रहा है एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर कवर की जा रही हैं आर्टिकल 19 के अंदर। तो एसेंस जो है वो दोनों को कवर कर रहा है, राइट। देन नेक्स्ट जनरेशन बुलेट ट्रेन टू डेब्यू इन इंडिया एंड जापान एट द सेम टाइम। तो बेसिकली ना आइडिया वाज कि बुलेट ट्रेन जो है उसका आई गेस E5 मॉडल, ठीक है, E5 मॉडल जो है वो इंडिया में अब लॉन्च हो जाना चाहिए था, जो कि बुलेट ट्रेन का एक पुराना वर्जन है अकॉर्डिंग टू जापान। तो इंडिया और जापान के आपस में ये टाइप था, बट अब जो न्यू स्ट्राइक हुई है डील, उसके अकॉर्डिंगली E10 जो ट्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिनकनसेन ट्रेन बोलते हैं, अब वो साइमल्टेनियसली जापान एंड इंडिया दोनों के लिए लॉन्च की जाएंगी। मतलब बाय द टाइम वो जापान में लॉन्च होगी, ऑपरेशनल होगी, सेम टाइम पे इंडिया में भी होगी। तो E5 के ऊपर फोकस ना करके E10 के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली अहमदाबाद से लेके मुंबई की जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है वहां पे से अब कमीशन किया जाएगा, ठीक। इसके अलावा बाकी और कोई चीज़ आपको देखने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है। बट अब रेलवे से रिलेटेड हमें एक इंपॉर्टेंट स्कीम, योजना जो शायद किसी ने पढ़ाई भी नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम सवाल पूछते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू नेशनल रेल प्लान, ठीक है। पहला पॉइंट है क्रिएटिंग कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड। सेकंड, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन बोथ ऑपरेशनल कैपेसिटीज। थर्ड, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2047। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर नॉट द फीचर्स ऑफ NRP, दैट इज नेशनल रेलवे प्लान।
तो फीचर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ इसका ओनली वन आंसर आता है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम है वो बाय 2030 हम चाहते हैं, ठीक है, नॉट बाय 2047। तो इसका पूरा नाम है नेशनल रेल प्लान 2030, ठीक है। तो 2030 तक ये ऑपरेशनल रहेगा। तो अब इट इज अ प्लान फॉर 2030 जो कि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030 करना चाहता है। एम इसका यही है कि फ्रेट के लिए इंडियन रेलवे जो है अप टू 45% और एफिशिएंट हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है यही है कि कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बनाए, यानी कि डिमांड तभी आएगी अगर हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब डिमांड आती है, उसके बाद क्या क्या होगा, धीरे धीरे हम सप्लाई करना शुरू करेंगे और ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो मतलब हम अहेड ऑफ टाइम क्यों ना डिमांड को यहां पर क्रिएट करना शुरू करें। एंड दीज आर द फर्दर फीचर्स ऑफ द स्कीम, ठीक है। तो ये डिटेल फीचर्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको ये पीपीटी की ही पीडीएफ वर्जन दे दी जाएगी एज सून एज द वीडियो गेट्स लॉन्च्ड और पब्लिश्ड, राइट। सो देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री डिफेंड्स रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर थर्मल प्लांट्स टू मीट SO2 एमिशन नॉर्म्स। तो हमने थोड़े टाइम पहले, आई गेस 3-4 वीक्स पहले हमने एक डिस्कशन की थी विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एक ऐसी चीज, ऐसा कोई इक्विपमेंट जो कि हमारे थर्मल प्लांट्स में लगना था, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, FGD डिवाइसेस, जो कि SO2 की एमिशन या फर्दर और ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशंस को, या स्पेसिफिक ऐसी कोई चिमनी या फ्लू गैस की स्पेसिफिकली हमने बात की थी, ठीक है, फ्लू गैस के एमिशंस को रोकने के लिए। तो अब उसके अंदर हमने मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस किया था। एक जो NCR रीजन के अंदर पावर प्लांट्स जो हैं, थर्मल पावर प्लांट्स लोकेटेड है या विद इन द 10 किलोमीटर्स की विसिनिटी के अंदर है, और ऐसे कुछ पावर प्लांट्स जो हैं अब जो इन विसिनिटी के आसपास नहीं आते, बिल्कुल अलग अलग स्कैटर्ड जगहों पे है, उनको लेके सर्टेन रेगुलेशंस वर पास्ड। सो अब यही सरकार ने बोला है कि हमने इसीलिए पास की थी ये चीज़ को कि सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे क्यों ना हम जो ये स्पेशल इक्विपमेंट है जिसको हम FGD डिवाइसेस बोल रहे हैं वो हम फिक्स कर पाएं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बट ऐसी जगहें जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं बट वहाँ पे पोल्यूशन का ऐसा जितना कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ पे हम क्यों इस नॉर्म्स को एप्लीकेबिलिटी पे लेके आए, क्योंकि इनको जो आप ये डिवाइसेस फिक्स करने की बात कर रहे हो इनका खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी, है ना। तो अब ऑल टुगेदर घूम फिर के कंज्यूमर के ऊपर सारा का सारा जो है इसका बर्डन डल जाएगा, जो हम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि कैटेगरी A वाले हमारे जो पावर प्लांट्स है ना, थर्मल पावर प्लांट्स, वो विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ दिल्ली NCR हैं, या सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन है, वो 2027 तक ही यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है। 2027 के बाद हम चाहते ही नहीं है वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स रहे, ठीक है। दूसरे उन्होंने कैटेगरी B बोला, लोकेटेड विद इन द 10 किलोमीटर्स ऑफ क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज। तो अब यहाँ पे जो कंप्लायंस के बेसिस FGD डिवाइसेज है वो लगाने जरूरी हैं, ठीक है। NCR रीजन में हम रहने नहीं देंगे 2027 तक। दूसरे जो 10 किलोमीटर्स के रेडियस में आते हैं जो क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज है वहाँ पे ये चीज़ों को लगाना जरूरी है। कैटेगरी C वाले जो है प्लांट्स हैं आउटसाइड दीज 2 एरियाज हैं, उनको कंप्लीटली हम एग्जेम्प्ट करते हैं SO2 नॉर्म्स को लेकर, ठीक है। अब ये चीज यहां पर बोली गई। ओवरऑल सरकार ने ये बोला कि ऐसे एक स्पेसिफिक जो 2030 तक यहां पर पावर प्लांट्स रहने वाले हैं, सिर्फ 2030 तक की जिनकी टाइमलाइन है उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाएगा। बट अगर वो 2030 की टाइमलाइन को एक्सीड करते हैं तो जो रुपीज है 0.40 पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, उनके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल रीजन उन्होंने यही बताया, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। बट अगर हम सभी के ऊपर यहाँ पे FGD डिवाइसेस लगाना शुरू कर देते हैं ना, तो हम 2.54 लाख करोड़ रुपीस हमें रिक्वायर्ड होंगे नेशन वाइड इन थर्मल पावर प्लांट्स को कवर करने के लिए, विच इज नॉट फीसिबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इस वजह से उन्होंने ये रीजन दिए। तो इससे जुड़ा सवाल अब हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, द लाइफ स्पैन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज अ मिनिमम ऑफ 15 डेज। Sulfur dioxide is naturally produced by volcanic eruptions. WHO's permissible level of sulfur dioxide is 40 micrograms per cubic meter for every 24 hours. How many statements are correct? क्योंकि सिंपल वाले सवाल जो थे हमने पहले कवर कर लिए थे, अब थोड़े से डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं। How many statements are correct? तो करेक्ट स्टेटमेंट ही आपको देखनी थी। वॉल्केनिक इरप्शंस जो आते हैं हमारे पास, नेचुरली SO2 रिलीज होता है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की जब हम बात कर रहे हैं इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि मिनिमम जो है 10 डेज के अंदर अंदर ना विद इन द एटमॉस्फेयर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है सब्साइड होना शुरू हो जाती है हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस रिएक्शंस की वजह से। तो सल्फ्यूरिक एसिड के तौर पर या तो ये हमारे जो अर्थ के लेवल्स पे या एटमॉस्फेयर से निकल के जो हमारे ग्राउंड लेवल तक आ जाती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। अब परमिसिबल लिमिट्स जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। परमिसिबल लिमिट्स करेक्ट है, तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स 2 हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर
बन जाता है। ठीक है, डिटेल्ड आंसर्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेशंस करती जाएंगी। देन रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस टू 2.1% इन जून, ओपन्स रूम फॉर मोर आरबीआई रेट कट्स। सो बेसिक सा आइडिया आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होती है, ये कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे होती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है फर्दर कैलकुलेट कौन करता है, एनएसओ करता है। एनएसओ किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है। तो बेसिकली जो हमारा सीपीआई है वो रिटेल इन्फ्लेशन, अगर सीपीआई कम हो जाता है तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की यहाँ पर डिमांड ही नहीं है किसी तरीके के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। डिमांड नहीं है तो हमारी इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, है ना। सप्लाई तो है, डिमांड नहीं है, बट प्राइसेस कम हो जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट जो लोग हैं परचेजिंग पावर उनकी बढ़ जाएगी, तो अब वो कम पैसों में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। बस आपको यहाँ पे न्यूज के अंदर एक तो ये डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान देना, एंड 2.1% ये जून में आकर गिर गया है। ठीक है, बस ये चीज आपको देखने की जरूरत है ना। आरबीआई जो है फर्दर मोर रेट कट्स इसके ऊपर ऑब्वियसली, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो इसी के बेसिस पे डिसीजन लेगी ना कि इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है हमारा ओवरऑल। सो अकॉर्डिंगली रेट कट्स के चांसेस आगे ज्यादा हैं। ठीक है, सो कंसिडर द फॉलोइंग, व्हेन प्राइसेस इंक्रीज द सीपीआई गोज अप टू, मैंने शायद आपको बता दिया ये। ठीक है, सीपीआई हैज इवॉल्व्ड इनटू अ वाइडली यूज्ड माइक्रो इकोनॉमिक टूल। CPI is compiled by NSO using the base year 2012. So how many statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर हम स्टेटमेंट वाइज देखते हैं, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है हमें पता है सीपीआई भी ऊपर जाता है, क्योंकि कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा आ रही है, सप्लाई भी उसी के अकॉर्डिंगली चाहिए होगी। अगर सप्लाई नहीं होती प्राइसेस अप हो जाते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। सेकंड, सीपीआई जो है एक माइक्रो इकोनॉमिक टूल नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। सो ईच एंड एवरी वर्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कि वो की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए। होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, हाइग्रोस्कोपिक है, नहीं है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इंक्लूडेड यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सीपीआई जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। क्यों मैक्रो इकोनॉमिक? क्यों? क्योंकि सोसाइटी एज अ होल, इंडिया एज अ होल, उनकी कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है उसको कंपाइल करता है। तो अगर हम ऑल टुगेदर देखते तो मैक्रो इकोनॉमिक चीज होती है हमारी। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, थर्ड है कि सीपीआई जो है मैंने बता ही दिया, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, बेस ईयर 2012 को लेकर चलते हैं। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो अब आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ कि बेस ईयर 2012 हमने ले लिया है, सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स कि हम किसी एक साल को बेस ईयर मानकर चलते हैं। 2-3 यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, उसको आप मुझे बताना। ठीक है, सो हमारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है ओनली 2 आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देन फेमस फॉर इट्स राइनोस, काजीरंगा रिकॉर्ड्स हाई डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासलैंड बर्ड्स इन सर्वे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। काजीरंगा आपको पता है नेशनल पार्क भी है हमारा, टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, राइनोज के लिए फेमस है, टाइगर्स भी यहाँ पर होते हैं। बट एवियन स्पीशीज, एवियन वर्ड ना जहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दैट डिनोट्स हमारी बर्ड्स। ठीक है, तो ये आपकी वोकैबुलरी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जनरली कईयों को एवियन नहीं पता होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और कुछ नहीं देखना, बर्ड्स के नाम देख लेना एक बार, कि बंगाल फ्लोरिकन, एंडेंजर्ड फिन्स वीवर एंड द स्वॉम्प ग्रास ब्लैबर। ठीक है, ये 3 देखी गई हैं यहाँ पर। एंड फर्दर जो है और 40 स्पीशीज जो है 6 वर वल्नरेबल कैटेगरी के अंडर, यानी कि अब कौन सी वल्नरेबल कैटेगरीज के अंदर थी? ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल, मार्श ब्लैबर, स्वॉम्प फ्रैंकोलिन, जॉर्डन्स ब्लैबर, स्लेंडर बिल्ड ब्लैबर एंड ब्रिस्टल ग्रास बर्ड। ठीक है, सो ये अब यही चीज है। और एक चीज आपको और बोली गई है कि जो काजीरंगा है इट इज अ मिक्स ऑफ ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। क्यों? क्योंकि इसकी पोजिशनिंग या जो जगह है जहां पर ये प्लेस्ड है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से कौन सी स्टेट के अंदर है। सो वहां पे वेटलैंड्स भी हैं, हमारे पास ग्रासलैंड्स भी हैं एंड फॉरेस्ट लैंड्स भी हैं। तो ऑल टुगेदर एक नीश बना हुआ है जो कि स्पेसिफिकली इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंडेमिक टू इंडिया ओनली, या एंडेमिक टू काजीरंगा नेशनल पार्क ओनली। सो सवाल यही है, विच अमंग द फॉलोइंग एवियन स्पीशीज इज नॉट फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क? बंगाल फ्लोरिकन, स्वॉम्प ग्रास बैबलर, फिन्स वीवर एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कौन सी यहां पर नहीं मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, बट यहाँ पर ना अगर यहाँ पे ग्रेट इंडियन की जगह सिर्फ बस्टर्ड लिखा होता ना तो आपका आंसर जो है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि जो बंगाल फ्लोरिकन है ना वो एक तरह की बस्टर्ड ही है, बट हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो ये राजस्थान एंड गुजरात को ही एंडेमिक है। ठीक है, तो वहां पे पाई जाती है। तो राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, हमें पता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राइट। तो अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन न्यू गवर्नर्स फॉर हरियाणा, गोवा, लद्दाख गेट्स न्यू एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो अब इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं देखेंगे, आप फोकस करोगे कि सिर्फ और सिर्फ न्यू गवर्नर्स हैं।
ठीक है, गवर्नर का टॉपिक आपको यहाँ पर रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, कौन इलेक्ट हुआ, कौन नॉमिनेट हुआ, किसको अपॉइंट किया गया, क्या है क्या नहीं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गवर्नर के टॉपिक पे हम सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, प्रोविजन दी गई होगी एंड आर्टिकल रिलेटेड टू इट, ठीक है। ओथ ऑफ द गवर्नर आर्टिकल 156, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 161, power of the governor to grant pardon article 159. how many statements are correct, या pairs यहाँ पे होना चाहिए था, are correctly matched। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच, क्योंकि जो ओथ ऑफ द गवर्नर है वो आर्टिकल 159 है, ठीक है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर आर्टिकल 156 है, पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन 161 है। तो यहाँ के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ऑर्डर में सवाल आ जाए ना, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखना, सबसे पहले आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के बाद आपको टर्म्स बताई जाती हैं, आपको एलिजिबिलिटी बताई जाती है, उसके बाद आपके पास ओथ वाला टॉपिक आता है, फिर आप पावर वाली बात करते हो, ठीक है। तो ये ना थोड़ा सा फटना ध्यान में रखना। तो उसी के बेसिस पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे कि असेंडिंग ऑर्डर में जो चीज़ लिखी गई है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे फॉलो कर सकते थे, ठीक है। तो आर्टिकल्स को इजीली आप अरेंज कर सकते थे। देन सेंटर गिव्स नॉट फॉर ट्रांसफर्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू सीजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, सीजेस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है। अब वो कुछ नहीं है, ट्रांसफर हुई हैं ऑफ द जजेस एंड न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स अपॉइंट होंगे, ठीक है। अब मेरा सवाल ना आपको सिर्फ यहाँ पे यही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उनकी सैलरी जो है वो कहाँ से आती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे आती है, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ द स्टेट आती है, या अब एक और सवाल यहाँ पे यही है कि ये चार्ज में आती है या हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस में आती है, ठीक है। दे आर चार्ज अपॉन और नॉट चार्ज अपॉन, तो वो चीज़ एक चीज़ के ऊपर फॉलो करना, बस यहाँ पे आपको यही हेडलाइन इंपॉर्टेंट थी, रेस्ट ऑफ इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि अखबार को पढ़ना कैसे है, कुछ और चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कोलिजियम सिस्टम को थोड़ा सा पढ़ सकते हो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इरेलीवेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन इंपॉर्टेंट थी। सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग pairs with respect to the judges of the state, provision and article, similar to that पहले हमने गवर्नर का देखा था, सेम अब यहाँ पे देख रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आर्टिकल 222, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 224, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस आर्टिकल 223। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टली मैच था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आर्टिकल 222। ये तो आसानी से आप कर सकते हो ना कि ट्रांसफर हो रही है एंड 222 टी एंड टी मैच हो गया, ठीक है। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट्स भी हो रही हैं, कोई नए चीफ जस्टिस के लिए हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे, ट्रांसफर होगी तभी हम नए बंदे को लेकर आएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हाई कोर्ट की बात जज की बात की जा रही है, बट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज ऑल्सो जज, ठीक है। तो अब अपॉइंटमेंट उनकी की जाएगी, पहले ट्रांसफर हो रही है फिर नए की अपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि किसी की वैकेंसी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। अगर वैकेंसी बन रही है और अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस की आप करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, 222, 223 एंड 224, राइट। तो ओवरऑल आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक एक बार आप रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, एक वर्ड टू वर्ड चीज़ें जो है आपको याद करने की यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। एक सवाल और, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है हमारे पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, नॉट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका ऑर्डर में नंबर कौन सा होता है, उसके आगे एक नंबर दिया गया होगा, वो नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, सिंपल से क्वेश्चंस थे, बट थोड़ा सा और इन डेप्थ अगर न्यूज़ अच्छी आती है ना उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, जैसे इंडिया और चाइना के रिलेशंस आने वाले टाइम में भी कुछ नए प्रोजेक्ट्स की बात हो। अभी तो सिर्फ मीटिंग है, उसके अंदर कुछ इतनी नई चीज़ नहीं बताई गई थी तो मैंने डिस्कस भी नहीं किया, तो उससे जुड़े सवाल भी यहाँ पर देखेंगे। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। तो कोई भी अगर आपको डाउट होता है कॉमेंट बॉक्स तो यूज़ कर ही सकते हैं, बट आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 1800-890-3043 जो कि एक टोल फ्री नंबर है, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। तो ये तो सिर्फ एक छोटी सी आपको आइडिया मिल जाता है कि क्या पढ़ने की जरूरत है क्या नहीं, इन डेप्थ एनालिसिस आपको खुद से ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब अगेन टाइम एंड अगेन एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो शायद मैंने पहले भी डिस्कस की थी, आपके जैसे नोट्स हैं, है ना, तो वो कंप्लीट कैसे होते हैं, क्योंकि अभी आप मेंस की तैयारी भी कर रहे होगे,
तो आप अपना स्टैटिक टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपना एग्जाम्पल कोट करो एंड देन उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या क्या है ना उसके पॉइंटर्स लिख लो, क्योंकि आपका जो पेज है उसका साइज तो छोटा ही रहेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई क्लाइमेट चेंज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के टॉपिक्स में स्पेसिफिकली आप एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हो, यहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक की बात कर रहे हो, जैसे आज हमने सल्फर डाइऑक्साइड की बात की है ना, एंड यहाँ पर आप एग्जांपल बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हो, पोल्यूशन से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन में हम बायोफ्यूल्स का एग्जांपल रिलेटेड हम टॉपिक्स बात कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या आ रहे हैं, नई पॉलिसी क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर आपको पढ़ना ही, ये एक लाइन में आप लिख सकते हो कि क्या क्या इसके रिलेटेड हमारे पास करंट अफेयर्स हैं, ताकि उसका जो डिटेल्ड आपने समरी बनाई होगी जब आप ये रिवाइज करोगे एक बार आप उसको भी गो थ्रू कर लो, है ना। हाथ से लिखना शुरू करो, जो मतलब रिटन कंटेंट होता है इट विल हेल्प यू रिटेन, बट फॉर फर्स्ट टाइमर्स ऑल्सो, एंड जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना आपको मेंस में लिखना भी पड़ेगा, है ना। सो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो लिखने की जो स्पीड है वो भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, है ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।